हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। और हम लोगों ने अभी तक के जितने भी सेशंस हुए हैं वहां तक जो कुछ भी पढ़ा है उन सब की प्लेलिस्ट इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, और वो सारी वीडियोस जो है एक प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप लोग उनको देख सकते हैं। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में बंगाल विभाजन को फिनिश कर लिया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को, और वहीं पर हम लोगों ने स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट को फिनिश कर लिया था। आज हम लोगों का जो नया टॉपिक होगा वो होगा मुस्लिम लीग। अब अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग का जो गठन है, मुस्लिम लीग का जो गठन है, पृष्ठभूमि है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बंगाल का विभाजन हो गया था। बंगाल का विभाजन जो हुआ था, जैसे ये मान लीजिए आपका एक बंगाल है ना, बंगाल का विभाजन हुआ था, इधर हो गया था ये पूर्वी बंगाल, ठीक है, पूर्वी बंगाल, और जो दूसरी साइड थी ये थी पश्चिमी बंगाल, ठीक है, पश्चिमी बंगाल। यहां की जो कैपिटल थी वो थी कलकत्ता, और यहां की जो कैपिटल थी वो थी ढाका। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पश्चिमी बंगाल है वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, और जो आपका पूर्वी बंगाल है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अब आप समझिएगा, जब ये वाला पार्ट जो है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और ये वाला मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो आप लोग समझिएगा कि क्या हिंदू और मुस्लिम में, हिंदुओं और मुस्लिमों में क्या कट्टरता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो हिंदुओं और मुस्लिमों में कट्टरता बढ़ी, कट्टर हुए, हिंदू और मुस्लिम कट्टर हुए। तो अब आप ये समझिएगा कि अगर हिंदू मुस्लिम कट्टर होंगे तो अपनी अपनी मांग को लेकर ये लोग उतना ही ज्यादा अग्रसर होंगे नहीं होंगे, अपनी अपनी मांगों को मनवाएंगे नहीं मनवाएंगे। मतलब अगर ये वाला क्षेत्र मुस्लिम बाहुल है तो मुस्लिम लोगों की प्रायोरिटी होगी, मुस्लिम लोग प्रधान होंगे यहाँ पे, यहीं पर हिंदू लोग प्रधान होंगे। तो इसी सबको देखकर मुस्लिमों ने देखा कि हिंदू लोगों के लिए तो कांग्रेस बन चुकी है, ठीक है, लेकिन अपनी बातों को मनवाने के लिए अंग्रेजों से हम लोगों को भी एक पार्टी का गठन करना चाहिए। तो यही सारी बातें जब मुस्लिम लोगों के दिमाग में आई तो हुआ मुस्लिम लीग का गठन। अब आप लोग थोड़ा सा और इसको समझिएगा कि पूर्वी बंगाल में 3 नेता हुआ करते थे। 3 नेताओं का अगर मैं नाम बताऊं तो पहले हैं सलीमुल्लाह, ठीक है, दूसरे नेता हैं बकर उल मुल्क, हो सकता है फ्रेंड्स नॉइज हो रही है तो थोड़ा सा आप लोग उसको एडजस्ट करिएगा, क्योंकि दिन में वीडियो शूट कर रहे हैं और दिन में आप लोग जानते हैं वेंडर्स आते रहते हैं। तो ये पूर्वी बंगाल में जो 2 मुस्लिम लीडर्स हुआ करते थे उनका नाम था, एक का नाम था सलीमुल्लाह, दूसरे का नाम था बकर उल मुल्क। अब ये जो बड़े नेता हुआ करते थे इन्होंने ही मतलब मुस्लिम लोगों के अंदर विचार डाला कि एक मुस्लिम लीग, एक हमारा भी गठन होना चाहिए जो हमारी बात को उठाए, हमारी आवाज को दबाए नहीं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को विश्वास हो गया था कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, एक मुस्लिम लीग का गठन करने के बारे में सोचा। अभी तक मुस्लिम लीग नाम नहीं दिया गया था, एक मुस्लिम लोगों के लिए एक राजनीतिक दल का गठन होना चाहिए। तो एक व्यक्ति हुआ करते थे, सलीमुल्लाह के मित्र हुआ करते थे, इनके एक मित्र थे, एक मित्र हुआ करते थे इनके आगा खां। एक मित्र हुआ करते थे इनके आगा खां। तो इन तीनों ने मिलकर एक बैठक बुलाई। उस बैठक में लगभग 15-20 लोग आए हुए थे, और उस बैठक का जो नाम था, इन तीनों ने मिलकर बैठक बुलाई, ठीक, बैठक बुलाई, और उसमें चर्चा की कि हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोगों को एक पार्टी का गठन करना चाहिए। और पार्टी का गठन, भाई जो बैठक बुलाई थी पार्टी के गठन के लिए बुलाई थी, तो इस बैठक का भी कुछ नाम होगा। तो इस बैठक का नाम था
मोहम्मडन, इस बैठक का नाम था मोहम्मडन एडुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मोहम्मडन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस बैठक का नाम था। तो इन लोगों ने यहां पर बैठक बुलाई और इन लोगों ने कहा कि हम लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए, आवाज को उठाने के लिए एक हमारे लिए पार्टी होनी चाहिए, एक नेता मतलब एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, जिस पार्टी के लिए इन लोगों ने बातचीत की और वहां पर निकल के आया कि हाँ एक पार्टी होनी चाहिए। और उस पार्टी का जो नाम था इन लोगों ने डिसाइड किया था, वो नाम रखा था मुस्लिम लीग रखा था। लेकिन जो ये व्यक्ति थे आगा खां, लेकिन जो आगा खां हुआ करते थे ये थोड़ा सा समझदार थे और शातिर बुद्धि के थे। तो इन्होंने कहा कि आप लोगों ने सोचा कि हम पार्टी बना ले और पार्टी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने यहां जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे उन सबको बताया कि जो हम लोग पार्टी बनाना चाहते हैं, जब तक अंग्रेज उसके लिए अप्रूवल नहीं देंगे तब तक हम लोग अपनी पार्टी का गठन नहीं कर सकते हैं। तो आगा खां ने ये सारी बात की और ये फरवरी आप लोग जानते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। तो ये जो पार्टी हुई थी, ये जो इनकी पार्टी, इनकी जो बैठक हुई थी वो हुई थी फरवरी 1906 में। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे हमारी स्टोरी चल रही थी और हम लोग जो थे बात कर रहे थे कि फरवरी 1906 में ये वाली जो बैठक हुई थी वो हुई थी। और उसके बाद आगा खां ने ये कहा था जब तक हम लोग अंग्रेजों ब्रिटिशर्स से परमिशन नहीं लेंगे, जब तक हम लोग ब्रिटिशर्स से परमिशन नहीं लेंगे तब तक हमारी पार्टी नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की जगह आप लोग कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्फ्रेंस थी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी ये। ठीक है, अब अगर इसके आगे हम लोग बात करें तो इन लोगों ने अपनी बातें, ये बात मतलब किसके पास पहुंची, वायसराय के पास पहुंची। मतलब कौन सी बात पहुंची कि मुस्लिम लोग, हम लोगों ने मतलब मुस्लिम लोगों ने अपनी बात वायसराय तक पहुंचाएगी। हम लोग अपना मुस्लिम लीग एक संगठन बना, हम मुस्लिम लोग अपना एक संगठन बनाना चाहते हैं, आप लोग उसके लिए मंजूरी दें। तो उस समय के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो, वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो, वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो के जब कानों में ये बात पहुंची तो लॉर्ड मिंटो बहुत खुश हो गए। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जो 1905 में डिवीज़न ऑफ बंगाल किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, उन लोगों का भी यही मतलब इसके पीछे मेन कारण भी यही था कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है उसको भंग कर दें। अब हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए इन लोगों को एक रास्ता मिल गया, लॉर्ड मिंटो को, जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों को एक रास्ता मिल गया। तो उन्होंने, जब लॉर्ड मिंटो को यह बात पता चली कि मुस्लिम लोग अपने लिए एक संगठन बनाना चाहते हैं, तो लॉर्ड मिंटो ने अपने सचिव, लॉर्ड मिंटो ने अपने सचिव, ये नाम जितने भी लिख रहा हूं उनको आप याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो ने अपने सचिव डनलप स्मिथ, डनलप स्मिथ को ये सारी बात बताई और डनलप स्मिथ से कहा कि ठीक है, इन लोगों की जो मांग है उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और आप जो है जितने भी मुस्लिम नेता हैं उनको आप बुलाइए। तो डनलप ने, भाई एक हायरार्की होती है, लॉर्ड मिंटो ने डनलप स्मिथ से कहा जो कि सचिव थे वायसराय के। अब सचिव अब छोटे स्तर पर पहुंचेंगे तो एक अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे, अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनका नाम था आर्कबोल्ड। डनलप ने आर्कबोल्ड को बताया ये बात कि ठीक है, आप जो है एक इन लोगों की 15 सदस्यीय टीम को, आर्कबोल्ड से डनलप स्मिथ ने कहा कि आप लोग इन लोगों की एक 15 सदस्यीय टीम को लेकर
कहाँ पहुंचे, शिमला में पहुंचे। शिमला में कौन थे, लॉर्ड मिंटो, क्योंकि अंग्रेज लोग थे, लोगों को ठंडी जगह ही पसंद हुआ करती थी। लॉर्ड मिंटो के पास पहुंचे और वहां पर बैठक होगी, उसके बाद जो भी चीजें वहां डिसाइड होंगी वो आप लोगों को बताई जाएंगी, मतलब उनके हिसाब से ही आगे का जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो किया जाएगा। तो ये सारी बातें हुई। आर्कबोल्ड ने ये बात किनको बताई, सलीमुल्लाह, आगा खां और बकर उल मुल्क को। सलीमुल्लाह, आगा खां और बकर उल मुल्क को ये बातें बताई। तो वहां से जो थे 15 सदस्यीय टीम, मतलब 15 सदस्यीय जो नेता थे, उन लोगों ने अपना एक दल लेकर कहां पहुंचे, शिमला पहुंचे, लॉर्ड मिंटो के पास। लॉर्ड मिंटो के पास कौन पहुंचे, 15 सदस्यीय टीम लेकर सलीमुल्लाह पहुंचे, कहां, शिमला। ठीक है। अब जब वो शिमला पहुंचे तो भाई मुस्लिम लीग की गठन होना था, तो सीधी सी बात है कि अगर आप मेरे पास अपनी कुछ बातें मनवाने आएंगे तो मैं ऐसे तो हूं नहीं कि मैं चुपचाप मान लूंगी, उसमें मैं अपना फायदा भी देखूंगा, क्योंकि अंग्रेजों की सीधी सी नीति यही थी कि आप अपना कोई अगर काम कराना चाहते हैं तो मैं भी अपना कोई ना कोई फायदा देखूंगा। तो यही चीज थी कि मुस्लिम लोगों में जो 15 सदस्यीय टीम पहुंची थी, ठीक है, उसका नेतृत्व कर रहे थे, वैसे तो मेन नेता थे उसमें आगा खां, लेकिन और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, ठीक है, और दूसरी साइड थे कौन, मुस्लिम लोग। तो मुस्लिम लोगों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे आर्कबोल्ड। मुस्लिम लोगों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे आर्कबोल्ड, और ब्रिटिश लोगों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे डनलप स्मिथ। ठीक है, मुस्लिम लोगों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे डनलप स्मिथ, और ब्रिटिश लोगों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो डनलप स्मिथ कर रहे थे, और मुस्लिम लोगों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे आर्कबोल्ड। ठीक है, तो अब मुस्लिम लोगों से ये कहा गया कि अंग्रेजों ने ये कहा ठीक है आप अपनी जो बातें हैं वो बताइए, उसके बाद हम बताएंगे, अगर आपस में जो है एग्री हो जाते हैं एक दूसरे की बातों को लेकर तो हम लोग आपस में समझौता कर लेंगे और मुस्लिम लीग का गठन कर देंगे। तो पहली जो बात थी, पहली जो मुस्लिम लोगों की तरफ से बात थी वो ये थी कि मुस्लिम लोग पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे थे। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी। ठीक है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी। दूसरा इन लोगों ने कहा था कि हमारे जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनके लिए हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो शिक्षण संस्थानों के लिए आर्थिक मदद, शिक्षण संस्थानों के लिए आर्थिक मदद। आर्थिक मदद भाई, शिक्षण संस्थान कैसे, जैसे आप लोग जानते हैं मदरसे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस इन लोगों के यहाँ जो होते हैं, उन सब के लिए अंग्रेजों से कहा था कि हम लोगों को आपसे आर्थिक मदद चाहिए है जो कि हमारे शिक्षण संस्थानों के लिए होगी। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो तीसरा इन्होंने मांगा था जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व, मतलब जितना भी जनसंख्या होगी है ना, जितनी भी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से हमें प्रतिनिधित्व करना होगा अपने लोगों का। जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व। ठीक है, और लास्ट इन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग का गठन की मांग थी। इनकी लास्ट थी मुस्लिम लीग के गठन की मांग। मुस्लिम लीग के लिए गठन की मांग।
तो ये 4 मांगे जो थी मुस्लिम लोगों की तरफ से आर्कबोल्ड ने ब्रिटिशर्स के सामने रखी थी। ठीक है, कौन कौन सी? पृथक सेपरेट इलेक्टोरल शिक्षण संस्थानों के लिए आर्थिक मदद और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व और मुस्लिम लीग के गठन की मांग। 4 बातें जो थी आर्कबोल्ड ने मुस्लिम जो वर्ग था उसकी तरफ से अंग्रेजों के सामने रखी थी। और अंग्रेजों की जो मांग थी वो सिर्फ 2 थी। अंग्रेजों की मांग सिर्फ 2 थी। पहली थी कि आप मुस्लिमों के अंदर क्या होना चाहिए? मुस्लिमों के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को लेकर निष्ठा और वफादारी, निष्ठा और वफादारी, निष्ठा और वफादारी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, ठीक है, निष्ठा और वफादारी होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट अंग्रेजों का था कि जो भी हम नीति बनाएंगे उसमें आप जितने भी मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के समर्थक अंग्रेजों की नीति का समर्थन करेंगे। मतलब चाहे अंग्रेज लोग गलत नीति बनाए और चाहे सही बनाए, बस खड़े होकर ताली बजाने कि हाँ ये काम किया है तो ठीक किया है। तो मुस्लिम लोगों द्वारा अंग्रेजों की नीतियों को समर्थन देना, अंग्रेजों की नीतियों को अंग्रेजों की नीतियों को समर्थन देना। ठीक है, अंग्रेजों की नीतियों को समर्थन देना। ये दोनों के बीच में क्या थी? मांगे थी, जो एक दूसरे की दोनों ने मांगे मांग ली और क्या हुआ? मुस्लिम लीग का गठन हो गया। मतलब आर्कबोल्ड थे मुस्लिम लोगों की तरफ से और ब्रिटिशर्स की तरफ से डनलप स्मिथ, इन दोनों ने एक दूसरे के सामने ब्रिटिशर्स की मांग रखी और मुस्लिम लोगों की मांग रखी और एक दूसरे की मांगों को दोनों ने मान लिया और मुस्लिम लीग का गठन हो गया। अब अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों को जहां तक है पृथक, ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, मेरा मानना है कि तीनों चीजें समझ में आ गई। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग जो होती है वो आपको नहीं समझ में आई होगी, तो उसके लिए मैं बहुत छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सीट रिजर्व होगी? मुस्लिम के लिए। मतलब वहां से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और जो वोटर्स होंगे वो भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही होंगे। आप समझ रहे होंगे कि जो वोटर्स होंगे वो भी सिर्फ मुस्लिम होंगे और जो कैंडिडेट होगा वो भी मुस्लिम होगा। मतलब अगर एक तरीके से कहा जाए आज के समय में जो कंडीशन है वो है पाकिस्तान की। मतलब मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लोगों का कहना था कि हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग है और पृथक निर्वाचन क्षेत्र में मैंने बताया है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये होता है ऐसा क्षेत्र जिसमें कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा और वोटर्स भी मुस्लिम होंगे। भले ही वहां पर हिंदू रहते हो, जैन रहते हो, बौद्ध रहते हो, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति रहता हो, लेकिन वोटर्स वहां पर सिर्फ मुस्लिम होंगे और जो आपके कैंडिडेट होंगे वो भी सिर्फ मुस्लिम ही होंगे। मतलब वहां की जो सीट होगी वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए ही रिजर्व रहेगी, आरक्षित रहेगी। तो ये कहानी हो गई मुस्लिम लीग के गठन की। तो अब एक डेट आप लोग याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 इस डेट को मुस्लिम लीग का गठन हो गया था। इस डेट को मुस्लिम लीग का गठन हो गया था और मुस्लिम लीग के गठन को मतलब मुस्लिम लीग इनका जो वो था ऑर्गेनाइजेशन, उसको नाम भी यहीं से मिल गया था। ठीक है, अगर अब हम लोग आगे बात करेंगे
तो अगर मैं इसमें आपको बताऊं मुस्लिम लीग के बारे में, तो इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे, इसके जो अध्यक्ष थे, किसके, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे आगा खां। इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे आगा खां। आगा खां जो कि मित्र थे सलीमुल्लाह के। और इसका जो मुख्यालय था, मुख्यालय वो पहले तो ढाका था, ठीक है, मुख्यालय पहले तो ढाका था और फिर बाद में लखनऊ हो गया। पहले ढाका था और फिर बाद में लखनऊ हो गया। और इसका जो प्रथम अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन वो हुआ था कराची में। प्रथम अधिवेशन कराची में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कराची में हुआ था। ये हुआ कब था भाई, 1906 में बना था। अब 30 दिसंबर को बनी है, 31 दिसंबर को कुछ होगा, तो सीधी सी बात है 1907 में पहला अधिवेशन हुआ था कराची में। और अगर हम सेकेंड अधिवेशन की बात करें, सेकेंड सेशन की, अगर हम सेकेंड सेशन की बात करें तो सेकेंड सेशन हुआ था अमृतसर में। अमृतसर कब, 1908 में। बस इतना ही काफ़ी है, जो कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी, ये पूछ लेते हैं सेकंड अधिवेशन को। पहला अधिवेशन मोस्टली लोगों को मालूम होता है, लेकिन सेकंड नहीं मालूम होता है मुस्लिम लीग का अधिवेशन ये कहाँ हुआ था। तो सेकंड अधिवेशन हुआ था अमृतसर में 1908 में। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि 1906 का जो अधिवेशन था, कल मैं थोड़ा सा उसमें छूट गई थी चीज़ें, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि 1906 में जो कुछ चीज़ें थीं, मतलब अधिवेशन जो हुआ था आपका 1906 कलकत्ता का अधिवेशन, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, उस अधिवेशन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ था कि अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। विवाद किस किस के बीच में हुआ, रास बिहारी घोष और बाल गंगाधर तिलक के बीच में। रास बिहारी घोष और बाल गंगाधर तिलक के बीच में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया। रास बिहारी घोष कह रहे थे कि मैं बनूंगा, रास बिहारी घोष जो कह रहे थे अध्यक्ष मैं बनूंगा, और बाल गंगाधर तिलक अपने लिए नहीं कह रहे थे, बाल गंगाधर तिलक कह रहे थे किसके लिए, लाला लाजपत राय के लिए। तो जब इन दोनों के बीच में विवाद हो गया, इन दोनों के बीच में विवाद हो गया, तो इन दोनों के बीच के विवाद की मध्यस्थता करने के लिए एक सीनियर कांग्रेस लीडर आए, उनका नाम था भूपेंद्र नाथ बसु। भूपेंद्र नाथ बसु आए, उन्होंने मध्यस्थता की कि ना बाल गंगाधर तिलक जी आपकी और ना ही रास बिहारी घोष जी आपकी। नेता जो अध्यक्ष बनेंगे इस सेशन के, कलकत्ता सेशन के, वो बनेंगे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, वो कौन बनेंगे, दादा भाई नौरोजी बनेंगे। तो दादा भाई नौरोजी, अब दादा भाई नौरोजी दोनों, जो नरम दल था उसके भी समर्थक थे, मतलब वो लोग भी चाहते थे कि वो लोग बन जाए, मतलब उनको ऑब्जेक्शन नहीं था, और गरम दल के लोगों को भी ऑब्जेक्शन नहीं था दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने पर। ठीक है, तो अब यहां से जब वो, क्यों ऐसा कारण ये था, क्योंकि जो नरम दल के लोग वो जानते थे कि ये दादा भाई नौरोजी ने अपना जो लीडर स्टाइल, मतलब जो लीडर करियर है वो हम लोगों के साथ में ही शुरू किया है, नरमपंथी हैं। और जो गरम दल के लोग हैं वो जानते थे 1896 के अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में इन्होंने धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया है कि किस तरीके से अंग्रेज यहां से कच्चा माल अपने देश ले जाते हैं और वहां से पक्का माल बनाकर, मतलब फिनिश गुड्स बनाकर भारत में लाकर बेचते हैं और व्यापार करते हैं और इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। यह धन का बहिर्गमन सिद्धांत था। तो इस तरीके से इन्होंने बताया था। तो जो गरम दल के लोग थे वो मानते थे कि जो दादा भाई नौरोजी हैं वो
अब पहले नरम दल के थे, अब लेकिन वो गरम दल के हो गए हैं। तो ये दोनों के बीच में इसीलिए दादा भाई नौरोजी जो थे वहां के अध्यक्ष पद पर बने। अब आपको मैंने बताया था कि 1906 का जो अधिवेशन था उसमें 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। उसमें 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहला प्रस्ताव था स्वदेशी का, पहला प्रस्ताव था स्वदेशी, दूसरा प्रस्ताव था बहिष्कार का, दूसरा प्रस्ताव था बहिष्कार का, तीसरा प्रस्ताव था स्वराज का और चौथा प्रस्ताव था राष्ट्रीय शिक्षा का, राष्ट्रीय शिक्षा का। ये 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। कब? 1906 के कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूं, बाकी आप लोगों के पास लिखा हुआ है। ये 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। जो नरम दल के लोग थे, जो नरम दल के लोग थे, वो ये नहीं चाहते थे कि भाई जो कोई भी कांग्रेस के अधिवेशन में कोई भी अगर प्रस्ताव पारित होता है तो वो राष्ट्रीय लेवल पे होता है, वो इस तरीके से नहीं होता है कि सिर्फ एक प्रांत के लोगों के लिए हो, वो राष्ट्रीय लेवल पे होना चाहिए होता है। तो जो नरम दल के नेता थे वो नहीं चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार जो है वो राष्ट्रीय लेवल पे जाए। ठीक है, क्यों? उसका कारण ये था कि अगर ये राष्ट्रीय लेवल पे गए तो पूरे देश भर में, क्योंकि मेन जो क्या कहते हैं स्वदेशी और बहिष्कार की जो मेन सोच थी वो रखी गई थी गरम दल के नेताओं के कारण, लाल बाल पाल जो थे गरम दल के नेता थे उनके द्वारा रखी गई थी। तो इसलिए वो लोग ये नहीं चाहते थे कि भारत के सभी राज्यों में, मतलब पूरे राष्ट्र स्तर पर इन दोनों आंदोलनों को चलाया जाए। वो चाहते थे सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक ही ये जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन सीमित रहे। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नरम दल के नेता, नरम दल के नेता नहीं चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो। ठीक है, नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय स्तर पर हो। क्यों? क्योंकि जो गरम दल के नेता थे उन लोगों ने नरम दल के लोगों के ऊपर एक आरोप लगा दिया था कि आप लोगों को बात करना नहीं आता है, जिसकी वजह से क्या हो गया था? बंगाल विभाजन हो गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था। अगर आप ठीक ढंग से बात करते तो पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं होता। और ये दोनों जो मेन सोच थी वो भी किसकी थी? गरम दल के नेताओं की थी। तो नरम दल के नेता ये नहीं चाहते थे कि ये दोनों जो आंदोलन है वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहते थे कि अगर ये राष्ट्रीय स्तर पर हो गए तो सिर्फ और सिर्फ गरम दल के नेता जो है बल्ले बल्ले हो जाएगी, हर कोई उन्हीं लोगों को जानेगा, हम लोगों को नहीं जानेगा, और सब लोग समर्थन फिर किनका करेंगे? गरम दल के नेताओं का ही करेंगे। क्योंकि नरम दल के नेताओं को डर था, नरम दल के नेताओं को डर था कि दोनों आंदोलन अगर राष्ट्रीय स्तर पर हुए, दोनों आंदोलन अगर राष्ट्रीय स्तर पर हुए अगर राष्ट्रीय स्तर पर हुए तो गरम दल के नेताओं को हर कोई जानेगा और नरम दल के नेताओं को सब भूल जाएंगे। गरम दल के नेताओं को सब नरम दल के नेता प्रसिद्ध हो जाएंगे।
नरम दल के नेता प्रसिद्ध हो जाएंगे और हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो इतनी सी बात आपको समझाने के लिए मैं 1906 का जो अधिवेशन था वो मैंने आपको दोबारा रिकॉल कराया। अब अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो मुस्लिम लीग हम लोगों का हो गया है, और हम लोगों का जो इन लोगों का नरम दल और गरम दल के नेताओं का जो वो था, क्या कहते हैं, डर, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं अगर आगे बात करूं तो नेक्स्ट आता है सूरत विभाजन। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला आता है सूरत विभाजन। सूरत विभाजन मैंने आपको बताया कि 1906 में जो विवाद हो गया था, किनमें किनमें, तिलक और रासबिहारी घोष में। तो सूरत विभाजन के जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें कौन बने, रासबिहारी घोष ही अध्यक्ष बने। उनको खुश करने के लिए बनाया, क्योंकि जो अभी तक पकड़ थी कांग्रेस पर वो अभी भी नरम दल के नेताओं की ही थी। वो लोग हालांकि नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था आंदोलन, जो है स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। तो रासबिहारी घोष को सूरत के अधिवेशन में, जो कि 1907 सूरत का जो अधिवेशन था 1907 में हुआ था, और उस सेशन के जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे रासबिहारी घोष, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि सूरत जो विभाजन हुआ था वो कारण उसका क्या था। मैंने आपको बताया कि 1906 में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, है ना, स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। तो वहां पर जब सूरत वाला जो अधिवेशन हो रहा था, सूरत अधिवेशन के दौरान किसी ने खबर उड़ा दी, दौरान अफवाह उड़ गई, अफवाह फैलाई गई, अफवाह फैली कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन रद्द होंगे, अफवाह फैले कि रद्द होंगे। तो भाई आप लोग जानते हैं कि जब सेशन होता था तो बीच में सारे नेता लोग बैठते थे, साइड में सारी पब्लिक खड़ी होती थी, सूरत की पब्लिक खड़ी होगी साइड में, बीच में जितने भी नरम दल के नेता बैठे हुए थे। और क्या हुआ कि नरम दल के जो नेता बैठे हुए थे वहां से किसी ने, जब इन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की बात चली तो उस भीड़ से किसी गरम दल के व्यक्ति ने चप्पल उठाकर फेंक दी, जो कि नेताओं के ऊपर फेंकी गई थी। वो फिरोज शाह मेहता, एक नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, नरम दल के, फिरोज शाह मेहता, उनके वो चप्पल जाकर लग गई, जिसके बाद सूरत वाला जो अधिवेशन था वो स्थगित कर दिया गया। और मार्च 1908 में इलाहाबाद जो विशेष अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद के अधिवेशन में कांग्रेस की बैठक में फैसला हुआ, कांग्रेस का संविधान बनाने का। बैठक में फैसला हुआ कांग्रेस
का संविधान बनाने के लिए फैसला हुआ। कांग्रेस का संविधान बनाने के लिए, कांग्रेस का संविधान बनाने के लिए, और यहां पर संविधान बनाया गया। ठीक है, और संविधान बनाने के बाद 1908 दिसंबर में मद्रास के सेशन में, मद्रास अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में गरम दल के सभी नेताओं को, गरम भाई जो इनका संविधान बना था, ये संविधान जो बना था, इस संविधान में भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए। रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा गया कि अगर कोई भी नेता या कोई भी दल जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और वो ऐसी कोई अनैतिक कार्य कर देता है, जैसे कि फिरोज शाह मेहता के ऊपर चप्पल उठाकर फेंक कर मार दी गई थी, अगर इस टाइप का कोई अनैतिक कार्य कर देता तो उसे 7 साल के लिए बर्खास्त कर दिया जाएगा। अधिवेशन में गरम दल के सभी नेताओं को 7 वर्ष, ये पूछा जाता है कितने वर्ष, तो बोल देना है 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था। निष्कासित, ठीक है, देख लेना आप लोग, शायद ये वर्ड आई थिंक सही है, निष्कासित कर दिया गया था। ठीक, निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, और जब ये खबर अंग्रेजों को पहुंची, गरम दल के नेताओं को निष्कासित कर दिया गया था 7 वर्ष के लिए, तो जब ये खबर अंग्रेजों तक पहुंची तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया राजद्रोह का मुकदमा करके। राजद्रोह मुकदमा है ना, राजद्रोह मुकदमा करके जेल में डाल दिया 7 वर्ष के लिए, है ना, 7 वर्ष के लिए। ठीक है, 7 वर्ष के लिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। और जेल कौन सी थी 7 वर्ष के लिए? जेल कौन सी थी? मांडले जेल थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेते कौन सी जेल में डाला गया था, तो मांडले जेल। ठीक है, मांडले जेल कहाँ थी? मांडले जेल म्यांमार में। ठीक, मांडले जेल कहाँ थी? तो म्यांमार में थी। मांडले जेल म्यांमार में थी और इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा करके जो था म्यांमार के मांडले जेल में डाल दिया गया। अगर अब हम इसके आगे की बात करें तो लाल बाल पाल मतलब बाल गंगाधर तिलक तो जेल में चले गए 6 वर्ष के लिए। ये 6 वर्ष के लिए डाले गए थे। ठीक है, 6 वर्ष के लिए, हाँ 6 वर्ष के लिए, तभी ये 1914 में वापस बाहर आ गए थे। भाई देखिए समझिएगा, 1908 से 1914 तक ये जेल में रहे थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 2 लोग, लाला लाजपत राय प्लस विपिन चंद्र पॉल, ये दोनों देश छोड़कर भाग गए। अब भाग क्यों गए उसके पीछे कारण ये था, देश छोड़कर भाग गए। उसका कारण ये था कि अगर हम जेल में चले जाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों को जो है
आगे मतलब जितने भी आंदोलन होंगे उनके बारे में पता नहीं चलेगा, बाहर क्या चल रहा है कुछ भी नहीं मालूम चलेगा। इसलिए ये दोनों देश छोड़कर भाग गए और देश में मतलब छुपे रहे, और देश छोड़कर भाग गए का मतलब है आते जाते रहे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अरविंदो घोष, अरविंदो घोष एक नाम और है, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष को भी सजा हुई, लेकिन सजा हुई लेकिन सीआर दास, लेकिन सीआर दास इनके वकील थे, सीआर दास एडवोकेट थे और इनको बचा लिया। बचाने के बाद अरविंदो घोष ने राजनीतिक करियर को विराम दिया, राजनीति को विराम दिया, विराम दिया और पौंडीचेरी चले गए। कहाँ चले गए? पौंडीचेरी चले गए। कहाँ चले गए? पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, ठीक, पौंडीचेरी चले गए और वहां पर जाकर, पौंडीचेरी में जाकर एक आश्रम बनाया, आश्रम, एक आश्रम बनाया। आश्रम का नाम था ऑरोविलो, ऑरोविला, ऑरोविलो, ऑरोविलो एक आश्रम बनाया। क्योंकि इस आश्रम का नाम पूछ लेते हैं तो ये जो है नाम इंपॉर्टेंट है। मैंने जितना भी इस डिस्प्ले पर अभी लिखवाया वो सब एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको याद कर लेंगे तो आपके सभी एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक के साथ क्या हुआ, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल के साथ क्या हुआ, अरविंदो घोष को किसने बचाया, कौन से वकील का नाम क्या था, उन्होंने पौंडीचेरी मतलब उसके बाद उन्होंने करियर को विराम दिया और पौंडीचेरी जाकर ऑरोविलो आश्रम बनाकर वहीं पर फिर वो रहने लगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको मुस्लिम लीग और सूरत विभाजन की पूरी स्टोरी बता दी है। 1906 से सूरत विभाजन कैसे क्या हुआ वो सब कुछ बता दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।